देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले। कवर स्टोरी में बात उस कट्टरता की जिसे हराना बेहद जरूरी हो गया। इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अब इसके मुंह इंसानी खून लगता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक का सिर तन से जुदा कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस हिंदू युवक के चलते उन्हें फुटबॉल मैच में हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह कि अगर खेल में कट्टरपंथियों को हार मिलेगी तो वो हिंदुओं का सिर कलम कर देंगे। जो इंसिडेंट हुआ उसमें जीरो टॉलरेंस मान के चलिए। कुछ देख लीजिए, बड़ा एक्शन होगा। इतना कमजोर ये सरकार नहीं है, इतना कमजोर नहीं है मान के चलिए। गुंडागर्दी करेगा तो गुंडा कानून उसके ऊपर लागू। महिलाएं गुस्से से पागल हो रही, तोड़ फोड़ कर रही। इधर आक्रोशित भीड़ का हुजूम सुरक्षा कर्मियों से उलझ रहा है। इस गुस्से और हंगामे की वजह है 17 साल के प्रोसेनजीत नाम के एक युवक की हत्या। 3 मुस्लिम युवकों ने प्रोसेनजीत के साथ हुए एक विवाद के बाद चाकू से उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस जघन्य हत्याकांड के तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तीनों नाबालिग हैं। पुलिस जब उन्हें मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लेकर पहुंची तो आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल को घेर लिया। भीड़ से बचने के लिए आरोपियों ने खुद को अस्पताल के एक कमरे में बंद कर लिया। तीनों आरोपी अस्पताल के एक बेड के नीचे छिप गए। बाहर खड़ी भीड़ खिड़की से आरोपियों पर हमला करने की लगातार कोशिश कर रही थी, चारपाई को धक्का मार रही थी और खून के बदले खून की मांग कर रही थी। সেই ছেলেটা খেলে এসে জিতেছে, ফোন করে তাকে ডেকে ফোন করেছে। ওদেরকে মারে বাবা মার। 5 জন ছিল, 5 জন। दिल दहला देने वाली इस पूरी वारदात के बारे में जानने के लिए आपको 3 दिन पीछे जाना होगा। बताया जा रहा है कि प्रोसेनजीत की टीम ने करीब 3 दिन पहले एक फुटबॉल मैच जीता था। इस जीत के बाद मैदान पर ही विरोधी टीम के कुछ मुस्लिम लड़कों के साथ प्रोसेनजीत की बहस हो गई। उन लड़कों ने प्रोसेनजीत को देख लेने की धमकी दी थी। आरोप है कि उसी बात का बदला लेने के मकसद से सोमवार को प्रोसेनजीत और उसके एक दोस्त को उन तीनों लड़कों ने एक जगह मिलने के लिए बुलाया। उनके पहुंचते ही प्रोसेनजीत पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी गर्दन रेत दी गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। अब लोग शुभेंदु सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महोदय के বলছি এরকম হিন্দুদের উপরে দিনের পর দিন হচ্ছে। আপনিও তাহলে বুধবার যখন মঙ্গলবার যখন সূর্য পুড়ে যাচ্ছেন তাহলে বুধবার কি বৃহস্পতিবার আপনি এখানে এসে ব্যাপারটা বুঝুন। इलाके के सांप्रदायिक और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। बारुईपुर में एक 17 साल के लड़के का मर्डर हुआ है। घर का जो लोग है वो लोग मांग कर रहे हैं कि इसके पीछे फुटबॉल मैच है या कोई और है, वो सामने आए, ऐसा विनती कर रहे हैं वो सरकार से। बरुईपुर पहले से ही एक नाबालिग युवती के साथ रेप और रेप आरोपी की भीड़ की ओर से पीट कर की गई हत्या के मामले को लेकर सुर्खियों में है। अब इसी इलाके में हुई प्रोसेनजीत नाम के युवक की हत्या के मामले ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सभी से संयम बरतने की अपील की है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा और जल्द मिलेगा। रक्तिम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नफरत में जान लेना या फिर नफरत के लिए उकसाना, ये दोनों नहीं होना चाहिए। क्या AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया है? इस बार मुद्दा उठाया है NRC का। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि गृह मंत्री अमित शाह किसी भी वक्त NRC को लागू कर सकते हैं। इसके लिए गृह मंत्री ने आयोग का गठन भी कर दिया है। लिहाजा मुसलमानों को इसके खिलाफ सड़कों पर उतर जाना चाहिए।
अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर एनआरसी लागू होने से ओवैसी को परेशानी क्या है? आखिर ओवैसी क्यों एनआरसी पर मुसलमानों को डरा रहे हैं? मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। अभी ये टाइम रिएक्ट करने का है, कंस्ट्रक्टिव काम करने का है। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। अब इसे गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ समझें या फिर उनके तेज तर्रार बयानों और अडिग फैसलों का खौफ, क्योंकि एनआरसी को लेकर हैदराबादी भाईजान एआईएमआईएम चीफ की हवाइयां उड़ी हुई हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। केंद्र की ओर से तो नहीं, लेकिन बड़े ओवैसी ने एनआरसी का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकाल दिया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह एनआरसी लागू कर सकते हैं। इसके लिए गृह मंत्री ने एक आयोग बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल हैं। आयोग का सीधा ताल्लुक एनआरसी से हो सकता है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको यह बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम एसआईआर में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। एनआरसी को लेकर गृह मंत्री का स्टैंड क्लियर है। वो संसद से लेकर चुनावी मंच तक से एनआरसी लागू करने का ऐलान कर चुके हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि मौजूदा वक्त में एनआरसी के मुद्दे पर कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। ऐसे में सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी एनआरसी पर भाईजान को क्यों भड़का रहे हैं? एनआरसी को धर्म विशेष के खिलाफ क्यों पेश कर रहे हैं? आखिर एनआरसी लागू होने से ओवैसी को परेशानी क्या है? क्या हैदराबादी भाईजान घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं? अब जो भी हो, जैसे ही हैदराबादी भाईजान ने एनआरसी का जिक्र किया, जैसे ही एनआरसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तैयारी और आयोग के गठन का दावा किया, मुस्लिम मोहल्ले में खलबली मच गई। मौलाना मौलवी हो या फिर मियां भाई, हर कोई एनआरसी के नाम से सहम गया। एनआरसी का सवाल सिर्फ मुसलमान से क्यों करते हैं आप लोग? सबसे करना चाहिए, लेकिन सिर्फ मुसलमान से करके कहीं ना कहीं आप लोग ये बताना और जताना चाहते हैं कि मुसलमान एनआरसी से डरा हुआ है। एनआरसी लाएंगे, अभी एसआईआर जो है वो मुकम्मल हुआ नहीं, अभी देश में जनगणना हुई नहीं, और एनआरसी आखिर ये क्यों? जहां मुस्लिम समुदाय का एक पक्ष एनआरसी का खुलकर विरोध कर रहा है, एनआरसी को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, तो वहीं कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जिन्हें देश में एनआरसी लागू होने से कोई दिक्कत नहीं है। एनआरसी से मुसलमानों को डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये देश विरोधी लोग हैं जो एनआरसी नहीं चाहते। आपको इतनी चिंता बांग्लादेशियों की, म्यांमार के लोगों की, पाकिस्तानियों की अगर है तो आप वहां चले जाइए। सारी गल्फ कंट्रीज अपना एनआरसी कर सकती हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं। मुसलमान जाग रहा है, तथा कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब मुसलमानों को भी पता है कि हैदराबादी भाईजान इससे पहले सीए एसआईआर पर भी बरगलाने की कोशिश की थी, लेकिन ना तो एसआईआर से और ना ही सीएए से देश के मुसलमानों को कोई दिक्कत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तो सही कहा वैसे ही, अमित शाह कच्चा काम कभी नहीं करते और ना ही योगी आदित्यनाथ कच्चा काम करते हैं।
यूपी में पिछले कुछ वक्त से लखटकिया अपराधियों की यमराज से अपॉइंटमेंट फिक्स करवाई जा रही है। ताजा लखटकिया है आसिम अली, जिसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन कल रात उसके अपराध की आखिरी रात साबित हुई। जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। यूपी में क्राइम मतलब यमराज को वेलकम करना, खून के थप, गिरी हुई बाइक, मार्किंग के निशान। यह बताने के लिए काफी है कि योगी फोर्स ने किसी बड़े अपराधी को निपटा दिया है। इस बार योगी फोर्स की बुलेट पर आसिम अली उर्फ विक्की नाम के कुख्यात बदमाश का नाम लिखा था। आसिम अली के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। यूपी पुलिस इसे 14 साल से तलाश रही थी। आसिम अली खूंखार 6 मार गैंग का मुखिया था। हत्या, लूट, डकैत, अपहरण, वसूली इसका मुख्य धंधा था। यूपी के अंबेडकर नगर में सोमवार की रात आसिम अपने शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन उसका सामना योगी फोर्स से हो गया और 14 साल की तलाश उसके अंत पर आकर खत्म हुई। इसके ऊपर अलग अलग प्रदेशों में भी मुकदमे कई दर्जन दर्ज हैं। एसटीएफ की टीम काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। आज अंबेडकर नगर में इसकी एसटीएफ से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ की हुई फायरिंग में आसिम की मौत हो गई। इसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है। आसिम अली 14 साल में 6 हत्याएं कर चुका था। 2013 में सुल्तानपुर में डकैती के दौरान एक शख्स की हत्या, 2014 में जौनपुर में डबल मर्डर को अंजाम दिया था, 2015 में कौशाम्बी में लूट की वारदात के दौरान पति पत्नी की हत्या, 2021 में कानपुर देहात में डकैती के दौरान इस शख्स की हत्या इसने की थी। इस पर 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। यूपी में 14 सालों से आसिम अली उर्फ विक्की का आतंक था, लेकिन इस बार योगी फोर्स ने आसिम को यमराज के पास भेजकर इसकी फाइल क्लोज कर दी। आसिम के ऊपर यूपी राजस्थान में 21 केस दर्ज थे। पुलिस को एनकाउंटर स्पॉट से 32 बोर का एक पिस्टल, कारतूस और बाइक मिली है। बीते 40 दिन में योगी फोर्स 4 लखटकिया बदमाशों का काम तमाम कर चुकी। 22 जून को यूपी के सहारनपुर में 1.25 लाख का इनामी ललन सिंह ढेर हुआ। 27 जून को लखनऊ में योगी फोर्स ने संजय उर्फ संजीव को यमराज के पास भेज दिया। इस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। 28 जून को पीलीभीत में 1,75,000 के इनामी सरबजीत का फुल एनकाउंटर हुआ और अब 7 जुलाई को 1 लाख के इनामी आसिम अली का अंत। योगी फोर्स सिर्फ लाख रुपए के इनामियों की फाइल ही क्लोज नहीं कर रही, बल्कि दूसरे इनामी बदमाशों का भी हिसाब कर रही है। ये जो लंगड़ा कर चल रहा है, जिसे पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं, इसका नाम अशरफ है। इस पर 25,000 का इनाम था। इसका पेशा गोकशी करना था। यूपी के बहराइच जिले के कैसरगंज में अंधेरे में जैसे ही ये गोकशी करने निकला, योगी फोर्स इसे लंगड़ा कर दी। जब उन्होंने उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा, तब उसने तत्काल पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिससे पुलिस ने भी आत्मरक्षात फायर किया, जिससे उसको गोली लगी पैर में और जिससे वो वहीं गिर गया, जिसको तत्काल नजदीक के प्राथमिक चिकित्सालय में उपचार के लिए भिजवाया गया। और इसके पास से एक देसी तमंचा बरामद हुआ और कुछ रुपए बरामद हुए हैं। इसमें फिर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर और बहराइच के अलावा योगी फोर्स की गोली जौनपुर, नोएडा, वाराणसी और बागपत में भी चली है। जौनपुर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा, तो बागपत में बिजली के तार की चोरी करने वालों को योगी फोर्स ने लंगड़ा कर दिया। योगी आदित्यनाथ का मैसेज साफ है, यूपी में रहना है तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो योगी फोर्स ऐसे ही लंगड़ा कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
MDH। अब मियां भाई हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसलाकर निकाह नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में लव जिहाद को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड कुछ फॉर्मूला लेकर आया। अगर कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम से शादी कर रहा है तो उसे वक्फ बोर्ड से NOC लेनी होगी। यहां तक कि ऐसा निकाह कराने वाले काजी को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी अब वही काजी निकाह पढ़वाएगा जो वक्फ बोर्ड के फॉर्मूले को मानेगा। मियां भाई अब जबरन धर्मांतरण नहीं करा पाएंगे। मियां भाई अब हिंदू बेटी से धर्म छिपाकर शादी नहीं कर पाएंगे। काजी अब चोरी से किसी गैर मुस्लिम का निकाह नहीं करवा पाएंगे। बहुत अच्छा है उनका फैसला, बहुत जरूरी भी है। अब बहुत अच्छा ले रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा लाए हैं सलीम राज में तो ठीक है, मैं इनके साथ हूँ। लव जिहाद को रोकने के लिए नफरती मौलानाओं की साजिश को फेल करने के लिए अब मुस्लिमों को निकाह से पहले परमिशन लेनी होगी। मुस्लिमों को ये परमिशन गैर धर्म में शादी करने के लिए लेनी होगी। ऐसा नियम बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ कट्टरपंथी नफरतियों के लिए सेफ अड्डा बनता जा रहा है। आदिवासी हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहादी छत्तीसगढ़ में निकाह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के नए नियम के बाद नफरतियों का मिशन धर्मांतरण फेल हो जाएगा। अब किसी भी गैर मुस्लिम से निकाह करने पर रजिस्टर्ड काजी के यहाँ निकाहनामा का फॉर्म भरना होगा। काजी को उस फॉर्म को वक्फ बोर्ड में जमा करना होगा। वही फॉर्म अब 3 भाषाओं में होगा, उर्दू के साथ हिंदी और अंग्रेजी में, ताकि गैर मुस्लिम लड़कियां समझ सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो आदिवासी बच्ची रहती थी या दूसरे धर्म के रहते थे, उसको मौलाना साहब उनका निकाह कर देते थे। चूँकि दूसरे धर्म के जो बच्ची है, अंतर्जातीय विवाह है, उनके लिए कोर्ट का नियम है, कोर्ट में जाके आवेदन करे, उसके अनुसार वो शादी करे। क्योंकि यहाँ के मौलाना जो बाहर से आते थे वो धर्म नहीं पूछते थे, दूसरे धर्म की बच्ची रहती थी और उनका निकाह कर देते थे। नए नियम फर्जी पहचान दस्तावेज छिपाकर शादी कराने वालों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक है। बिना बोर्ड की अनुमति के निकाह कराने वाले या अनरजिस्टर्ड काजी के खिलाफ वक्फ बोर्ड कड़ी कार्रवाई करेगा। छत्तीसगढ़ में अब काजी को वक्फ बोर्ड में खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा। अब छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड काजी ही निकाह करवा सकते हैं। अगर बिना रजिस्ट्रेशन वाले काजी निकाह करवाते हैं तो फिर वो निकाह मान्य नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के भाईजान भी वक्फ बोर्ड के इस नियम का समर्थन कर रहे हैं। मैं इनके साथ हूँ। भाई देखो क्या हो रहा है, निकाह आप किसी गैर कौम की लड़की को लाके यहाँ पर मदरसे में या कहीं पर भी मौलाना निकाह कर देते हैं, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। उनका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है और वक्फ बोर्ड से अनुमति भी लेना जरूरी है। जो भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह जो फैसला ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छा ले रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 18 जिले हिंदू बहुल हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2% मुस्लिम आबादी है। राज्य के सरगुजा, कांकेर, राजनांदगांव जिले में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। इसी को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड नया नियम लेकर आ रहा है, लेकिन मौलानाओं को लव जिहाद रोकने पर वक्फ फॉर्मूला रास नहीं आ रहा है। इस तरह के बयान देकर वो कहीं ना कहीं अपनी नाकामी साबित करते हैं। वक्फ बोर्ड के जब कार्य क्षेत्र में नहीं है तो इनकी बातों को उलमा हवाई में उड़ाएं, इनकी बातों का कोई महत्व तो नहीं रखता है। ये बार बार फरमान जारी करके कहीं ना कहीं सुर्खियाँ बटोरते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, उनको आगाह कर रहा हूँ कि अगर वो सुर्खियाँ बटोरने से बाज नहीं आएंगे तो शायद हमारा जो विरोध होगा वो देखने लायक होगा। लव जिहाद को रोकने का वक्फ बोर्ड का ये फॉर्मूला नफरतियों के डेमोग्राफी बदलने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। मौलाना भले ही विरोध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड भी निकाहनामा पर नया नियम लाने पर अड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नियम और कानून तो मानना ही पड़ेगा। राम मंदिर में कुछ लोग नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई थी। राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सोमवार को हुई ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा तो मंजूर हुआ, लेकिन उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा।
लेकिन बैठक खत्म हुए 24 घंटे भी नहीं बीते कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय की कार्यपद्धति पर सवाल खड़े कर दिए। इस बीच मामले की जांच कर रहे एसआईटी की आज पहली रिपोर्ट आई तो चंपत राय ने एक चिट्ठी जारी कर मौन व्रत धारण कर लिया, जिसके बाद कई सवाल फिर से मुंह उठाकर खड़े हो गए। चंपत राय अनिल मिश्रा पर आरोप लग रहे हैं लापरवाही। बिल्कुल ठीक बात है। उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना, ये गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए। गलत लोगों का अत्यधिक विश्वास करना, ये सारी कार्यपद्धति के दोष तो है। राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर सोमवार को हुई ट्रस्ट की बैठक में जिन चंपत राय की सादगी, ईमानदारी और कार्यकुशलता की तारीफ की जा रही थी, उन्हीं चंपत राय का इस्तीफा मंजूर करने के 24 घंटे बाद ही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को उनकी कार्यपद्धति में खामियां नजर आने लगी हैं। चंपत राय जी के मन में कोई लिप्तता रही, स्वार्थ रहा, ऐसा तो मैं भी कभी नहीं मानूंगा। उनकी कार्यपद्धति में अनेक बातों को अपने ऊपर झेल लेना, लोगों को काम का बंटवारा नहीं करना और गलत लोगों का अत्यधिक विश्वास करना, ये सारी कार्यपद्धति के दोष तो है और इन दोषों का ये परिणाम है कि ये सब कुछ हो गया। यही नहीं, स्वामी गोविंद देवगिरी को चंपत राय के स्वभाव में भी दोष नजर आने लगा है। उन्होंने एक इतने अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबियां रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा। इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। यानी ट्रस्ट इस बात को मान रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी चंपत राय के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते हुई। गोविंद देवगिरी के इन बयानों को लेकर अयोध्या का संत समाज क्या सोचता है, वो भी सुन लीजिए। तो क्या ट्रस्ट में 2 ही सदस्य थे, चंपत राय और अनिल मिश्रा? बाकी नहीं थे? कोषाध्यक्ष क्या कर रहे थे? इनकी भी तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी थी। इनको भी मंदिर में आकर के वहाँ का जांच पड़ताल करना चाहिए था, इनको भी निरीक्षण करना चाहिए। कहाँ सोए हुए थे? गोविंद देवगिरी तो भाई कोषाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष सारा धन का जिम्मेदार रखता है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी देव बाहर रहते हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है? ऐसे लोगों को बाहर चाहिए करना। गिरी जी भी स्वयं लापरवाह हैं। अगर वो लापरवाह नहीं होते तो 1 महीना से पूरा विश्व, पूरा देश इसके तरफ देख रहा है और 1 महीना से आपको समय नहीं मिला जो ध्यान का। 1 महीना से आपको कुछ कहने का ही समय नहीं मिला। ये लापरवाही नहीं तो और क्या है? चंपत राय को लेकर मचे इस घमासान के बीच चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है, जिसमें सुरक्षा की गंभीर खामियों और संगठित चोरी की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव प्रमुख तौर पर चोरी करते थे। सीसीटीवी में अविनाश और मनीष बार बार चढ़ावे की रकम को गायब करते दिखे हैं। अनुकल्प, लवकुश और करुणेश पांडे चोरी में अविनाश और मनीष की मदद करते थे। 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच 70 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। नोटों की गड्डियों और खुले पैसों को कपड़ों, जूतों और जेबों में छुपा कर ले जाया गया। ट्रस्ट की ओर से सुरक्षा के मूल मानकों का पालन ही नहीं किया गया। टिन्नू यादव आपराधिक षड्यंत्र रचने, चोरी में मदद करने का दोषी पाया गया है। वित्तीय जिम्मेदारियों में अनिल मिश्रा ने बड़ी लापरवाही बरती है। ये रिपोर्ट फिलहाल शुरुआती जांच रिपोर्ट है और मामले में आगे विस्तृत जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी। मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट आने के बाद चंपत राय ने एक्स पर एक चिट्ठी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी है। उन्होंने लिखा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी हैं चारी। उन्होंने लिखा कि दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक तरह की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत उनके ऊपर अनेकों अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने मौन धारण कर लिया है, लेकिन वो सभी को आश्वस्त करते हैं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर वो अपना उत्तर क्रमानुसार देंगे और सारा सच सामने आ जाएगा। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट को लेकर अयोध्या के साधु संतों की बात भी आपको जरूर सुननी चाहिए।
दूध का दूध, पानी का पानी। एसआईटी का रिपोर्ट पारदर्शिता है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरा विश्वास और भरोसा है। योगी जी ने इस विषय को लिया है तो स्पष्ट दूध का दूध, पानी का पानी अवश्य करके दिखाएंगे और जो भी अपराध इसमें किए हैं उन अपराधियों को जो अपराध का सजा भी योगी जी दिला करके छोड़ेंगे। चंपत राय के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट ने कृष्ण मोहन को उनकी जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन चढ़ावा चोरी को लेकर अभी भी कई सवाल हवा में तैर रहे हैं, जिनके जवाब एसआईटी तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और अब बात योगी फोर्स के ऑपरेशन व्हाइट कॉलर की, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधा आपकी जिंदगी से जुड़ा है। दरअसल योगी फोर्स ने फर्जी मेडिकल डिग्री बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कुछ लाख रुपयों में मेडिकल की फर्जी डिग्री बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। इनका ये इस तरह का अवैध धंधा चल रहा था। यूपी, पंजाब से उत्तराखंड तक एक ऐसा नेक्सस चल रहा था जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था, मासूम जिंदगियों से खेल रहा था, क्योंकि ये नेक्सस था फर्जी मेडिकल डिग्री का, यानी नकली डॉक्टर बनाने का। मगर योगी फोर्स के ऑपरेशन व्हाइट कॉलर से फर्जी मेडिकल डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने फर्जी मेडिकल डिग्री बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी इमलाक भी शामिल है, जिस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये गिरोह 1.5 लाख में बी फार्मा और 6 लाख में BAMS की डिग्री देता था। फर्जी डिग्री पंजाब में बनाई जाती थी, जिसके बाद इन्हें उत्तराखंड और यूपी के मुजफ्फरनगर में बेचा जाता था। अब तक 40 फर्जी डिग्रियां बिक चुकी हैं। 6 लाख से लेकर 1.5 से 2 लाख 5 लाख इस प्रकार की डिग्रियों को बेचते थे तथा लोगों के जीवन के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इन एक गाड़ी के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इमलाक, डॉक्टर मंसूर, ये खतौली के रहने वाले हैं, वीके गौतम जो कि शामली स्टैंड के रहने वाले हैं। फर्जी मेडिकल डिग्री बनवाने में फर्जी डॉक्टर्स का भी हाथ था। यूपी पुलिस ने 2 फर्जी डॉक्टर मंसूर उल हक और वीके गौतम को भी पकड़ा है, जो फर्जी डिग्री से हरिद्वार में मेडिकेयर सेंटर और मुजफ्फरनगर में डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे थे। इन फर्जी डॉक्टरों के पास से मेडिकल लेटरहेड, मरीजों के रिकॉर्ड, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, मोबाइल फोन समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज किया चुका है। इसमें जो बरामद किए गए हैं 32 विजिटिंग कार्ड, 6 खाली लेटर हेड, 4 लिखित लेटर हेड, मेडिकल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कवर, मरीजों के नाम से बुकलेट, 3 अदर मोबाइल फोन, एक गाड़ी समेत इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं तथा कठोरतम कार्रवाई करते हुए तीनों के खिलाफ फ्रॉड के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपी इमलाक बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के नाम पर बी फार्मा, डी फार्मा और BAMS के फर्जी डिग्रियां तैयार कर लाखों रुपए वसूल कर रहा था। इसको पहले भी उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मगर 2 साल जेल काटने के बाद इसने फिर से फर्जी मेडिकल डिग्री का खेल शुरू कर दिया था। हालांकि इस बार इसका फर्जीवाड़ा योगी फोर्स से बच नहीं सका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले।